हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड आई विश कि आप सब अपने घर में हेल्दी एंड सेफ हैं। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं इस चैप्टर पर लेक्चर नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था। चलिए आज अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कहा गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट और असम्पशंस, सेकंड पॉइंट में है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और असम्पशंस में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या हुआ था कि बिजनेस में हर कोई अकाउंटिंग अपने-अपने तरीके से कर रहा था। तो जिससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या हुआ, लॉ बनाए गए और अकाउंटेंट भी आपस में इकट्ठे हुए जो उन्होंने तय किया कि अब हम अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँगे वो इन assumptions को ध्यान में रख के बनाएँगे। तो सब अकाउंटेंट इस पे एग्री हो गए। तो इसमें इस टॉपिक में हम कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions में उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी वो चीज़ें थी जिनमें अकाउंटेंट आपस में एग्री हुए। और अकाउंटिंग कन्वेंशन एक तरह की गाइडलाइंस है जो बताती है कि किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए अकाउंटिंग की एक ट्रांज़ैक्शन को। तो आज जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumption। चलिए लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। So it is necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are called generally accepted accounting principle। क्या कहा गया है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट ने डिस्क्लोज करती है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और उसकी सोल्वेंसी क्या है। सोल्वेंसी से ही मतलब होता है कि क्या बिजनेस पे कोई कर्ज चढ़ा हुआ है, क्या कर्ज चढ़ा हुआ है तो क्या बिजनेस इतना एबल है कि वो अपने कर्ज को उतार सके। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हम डिस्क्लोज करते हैं वेरियस पार्टी को। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो स्टेटमेंट है ना ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हो और एक सेट रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो इन्हीं रूल्स को कहा गया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आइए अब एक बार अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumption में किन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले पॉइंट में पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। फोर्थ पॉइंट में अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट में हिस्टोरिकल कंसेप्ट पोस्ट कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। सिक्स्थ पॉइंट में ड्यूअल एसेट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सेवंथ पॉइंट में रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सेवंथ में मैचिंग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। नाइन्थ में हम पढ़ेंगे एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में। 10th में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में। तो ये 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions में। आज के लेक्चर में आपको मैं पहले 3 पॉइंट ही समझाऊंगा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा और एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको वीडियो देखते हुए वो पॉइंट्स याद हो जाए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजर कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को आज हम करेंगे। चलिए एक बार अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions को के बारे में जानते हैं। In order to make the accounting language convey the same meaning to the people or to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement। तो मैंने आपको वही बात इसमें लिखी हुई है कि क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट एग्री हो गए कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबने अब एक पैरामीटर को चूज कर लिया। अब कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं करेगा, कोई अलग लॉजिक यूज़ नहीं करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। सबको एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही, एक ही रूल के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी सब बिज़नेस की। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। तो कहा गया कि जो ये कंसेप्ट है ना ये एक तरह के फाउंडेशन है अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। नो बिजनेस कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसीडरिंग दिस बेसिक कंसेप्ट और assumption। हर बिजनेस को ये बेसिक कंसेप्ट तो अपने बिजनेस में अप्लाई करने ही होंगे, अपने अकाउंटिंग में अप्लाई करने ही होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये इस पे सब क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं। तो यही कहा गया है कि ये बहुत कंपल्सरी है कि इस बेसिक कंसेप्ट और assumption को हर बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करे। अब पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगले पॉइंट में कहा गया है द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट द ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद द बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर और अदर बिजनेस। इसमें ये इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है ये दो अलग-अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेसमैन बिजनेस में अकाउंटिंग में ये कहे कि इस ट्रांजैक्शन को इतने में रिकॉर्ड कर दो या इस ट्रांजैक्शन को यहाँ दिखा दो, डेबिट साइड दिखा दो, क्रेडिट साइड दिखा दो। ये बिजनेसमैन का काम नहीं है। तो ये बिजनेसमैन
ऐसा नहीं कह सकता। बिज़नेस एक अलग चीज़ है, बिज़नेसमैन एक अलग एंटिटी है। तो ये कहा गया है इसमें कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ना कि किसी की पर्सनल जजमेंट से होनी चाहिए। तो बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट में हम इसके बारे में हमने जाना कि क्या बिज़नेस का ओनर और बिज़नेस 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा क्यों किया गया? रीज़न फॉर द बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट, इस कांसेप्ट को लाने का मेन मकसद क्या था? इस कांसेप्ट को लाने का मेन मकसद 3 पॉइंट से समझाता हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट में क्या रखा है कि ईच बिज़नेस एंटिटी इज़ टैक्स्ड सेपरेटली। क्या होता है कि जब बिज़नेस रनिंग पे आ जाता है ना, तो उसमें टैक्स भी पे करना होता है। बिज़नेस को क्या होता है? टैक्स भी पे करना होता है। और अगर अब ट्रांज़ैक्शन जो है वो क्या होंगी कि मिक्स हो जाएँगी या गलत रिकॉर्ड हो जाएँगी, तो टैक्स देने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, टैक्स कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सेकंड पॉइंट में क्या रखा है, इट इज़ नीडेड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि फाइनेंशियल पोजीशन भी कैलकुलेट करना, पता करना, बिज़नेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी है, इसमें बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, अगर हम बिज़नेस एंटिटी कांसेप्ट को बिज़नेस में अप्रूव नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑडिट द रिकॉर्ड ऑफ अ बिज़नेस इफ द रिकॉर्ड हैव बीन कंबाइंड विद अदर ऑफ द with those of the other entities or other individual। ये कहा गया कि हर बिज़नेस में ना ऑडिट भी किए जाते हैं, हर साल ऑडिट होते हैं। पर बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन सेपरेट रिकॉर्ड नहीं की जाएँगी, तो ऑडिट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन 3 रीज़न से कि बिज़नेस एंटिटी के कांसेप्ट को अप्लाई किया जाए हर बिज़नेस में। आइए अब सेकंड पॉइंट को समझते हैं, जो कि है मनी मेजर कांसेप्ट। मनी मेजर कांसेप्ट क्या कह रहा है? ओनली दोज़ इवेंट एंड ट्रांज़ैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। हम बिज़नेस में वही ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो पैसों से रिलेटेड होगी, जिसमें पैसों की बात की जाएगी। An event which may be very important for a business will not be recorded in the books of business unless its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि कई और ट्रांज़ैक्शन हो जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट हम तब तक उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसमें पैसों की बात नहीं होगी। इसको एग्ज़ाम्पल से समझिए। अकाउंटिंग डज़ नॉट रिकॉर्ड अ quarrel between the sales manager and production manager। अकाउंटिंग डज़ नॉट रिकॉर्ड दैट अ कंपटीटर हैज़ प्लेस्ड अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो इन 2 पॉइंट को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर 2 मैनेजर में आपस में लड़ाई हो रही है, किसी बात पे बहस हो गई, तो इस चीज़ का अकाउंटिंग में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही सेम तरीके से अगर हमारा बिज़नेस है और हमारे कंपटीटर कोई बेटर प्रोडक्ट लेके आ गया है, तो इसको भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएँगे। आई होप आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए अब करते हैं अपना थर्ड पॉइंट, गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। Going concern concept क्या कहता है? The going concern concept of accounting implies that the business entity will continue its operation in the future and will not be liquidated or be forced to discontinue operation due to any reason। ये कहा गया कि अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है, बिज़नेसमैन बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी 6 मंथ की प्लानिंग के लिए साथ वो आया है, नहीं। बिज़नेस को एकदम कंटिन्यू रखना है और लॉन्ग रन के लिए कंटिन्यू रखना है। इसको एक एग्जांपल समझिए कि बिज़नेसमैन ने इसने सोचा कि फूड का बिज़नेस ओपन करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पे ये समझिए कि इसने सिर्फ़ सोचा, ना इसने शॉप खोली, ना ये सामान लाया बिज़नेस शुरू करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये अपनी शॉप ओपन भी कर लेता है, तो वो एक लॉन्ग रन के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसको 2 महीने प्रॉफ़िट लॉस हो गया तो ये बंद कर दे, नहीं। इसको अपने बिज़नेस को एक तरह से ये सोच लेके आना चाहिए अपने बिज़नेस में कि वो अपने बिज़नेस को लंबे समय तक चलाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। आज के लिए हम 3 पॉइंट ही करेंगे। अगले लेक्चर में आपको मैं और पॉइंट्स कराऊँगा इसके और पूरी डिटेल के साथ समझाऊँगा कि पॉइंट्स में हम एक्चुअल विद एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा ताकि आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.